अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एड्रीनल इनसफिशिएंसी। ठीक है, अब एड्रीनल इनसफिशिएंसी में बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं ना वो रिलीज़ नहीं हो रहे होते, मेनली उनका लेवल कम होता है। ठीक है, या तो कम होता है या तो बिल्कुल रिलीज़ नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो इसको एड्रीनल इनसफिशिएंसी कहते हो। ठीक है, अब इसमें जो मेनली हम लोग डिजीज़ करेंगे ना वो हमारे पास एडिसन्स डिजीज़ है, जिसमें बेसिकली कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है वो हमारे पास कम होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, अब जो हमारे पास एडिसन्स डिजीज़ है ना, ठीक है, तो उसमें हमारे पास या हम लोग ऐसे कह लेते हैं कि एड्रीनल इनसफिशिएंसी की जो कॉजेज़ है ना वो क्या हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हो सकती हैं, सेकेंडरी कॉजेज़ हो सकती हैं। प्राइमरी मतलब कि एड्रीनल ग्लैंड इटसेल्फ में कोई मसला है। ठीक है, जैसे कि आपका एबनॉर्मेलिटी है एड्रीनल ग्लैंड में, ठीक है, जिसमें आपका जिसकी वजह हो सकती है ऑटोइम्यून कोई कॉज हो सकती है, जिसमें आपका स्पोरैडिक हो सकती है, या आपका जो है वो पैराग्लैंडुलर सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा एड्स है, टीबी है, बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी हुई हुई है किसी की, मैलिग्नेंसी है, वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम है। ठीक है, जो आपका एड्रीनल हेमोरेज की वजह से होता है। ठीक है, इंट्रा एड्रीनल हेमोरेज की वजह से। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं। सेकेंडरी कॉजेज़ में आपका जो है वो पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में कोई डिजीज़ है। ठीक है, या आपका सडन विड्रॉल हुआ है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास ना ये हम लोगों ने कर लिए हैं दो। ठीक है, एक हमने प्राइमरी किया, एक हमने सेकेंडरी किया। थर्ड हमारे पास है कॉर्टिकोस्टेरॉइड बायोसिंथेसिस एंजाइम डिफेक्ट। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं ना उनका अगर कोई डिफेक्ट हो ना तो वो कब होता है, तब होता है जब आप कंजेनिटल एड्रीनल हाइपोप्लेशिया है, ठीक है, या हम कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं जैसे कीटोकोनाजोल है और मेटायरोपेयन वगैरह है। ठीक है, अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। देखो, अब जो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना उसके हमारे पास 3 एरियाज होते हैं। ठीक है, देखो, अब 3 लेयर्स होती हैं। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इंटरनल कौन सी और एक्सटर्नल कौन सी है, जस्ट कंसिडर, अब आप लोग कंफर्म खुद भी कर लेना। एक रेटिकुलरिस होती है, चलो बाहर वाले को हम रेटिकुलरिस कहते हैं, फिर फेसिकुलेटा, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, ग्लोमेरुलोजा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस अंदर वाले को कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग कंफर्म कर लेना कि इसकी लेयर्स किस सीक्वेंस में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब जो ग्लोमेरुलोजा होता है उसका काम मिनरल कॉर्टिकॉइड बनाना होता है। फेसिकुलेटा जो होता है उसका काम होता है कॉर्टिसोल बनाना। ठीक है, और जो रेटिकुलरिस होता है ना उसका काम होता है बनाना आपके एंड्रोजेंस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका जोना ग्लोमेरुलोजा में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके मिनरल कॉर्टिकॉइड्स नहीं बनेंगे। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स नहीं बनेंगे तो अल्टीमेटली पेशेंट में क्या हो जाएगा, पेशेंट में आपकी सोडियम और वाटर का लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम और वाटर इजीली लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बॉडी में कैल्शियम, पोटेशियम, यूरिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट में हमारे पास जोना फेसिकुलेटा में मसला मतलब कॉर्टिसोल की कमी है। तो अब कॉर्टिसोल की कमी होगी तो पेशेंट में क्या होगा, उसमें हाइपोटेंशन हमें मिलेगा, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हाइपोकोलेस्टेरोनिमिया मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा पेशेंट में। ठीक है, इसके अलावा उसके जो है वो पेशेंट में हमें जो है वो अच्छा, यही फीचर्स हो जाएंगे, मतलब कि आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। जो क्लिनिकल फीचर्स क्वेश्चन में पढ़े थे ना बिल्कुल उसके ऑपोजिट आप बोलोगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास हम लोग प्लाज्मा ECTH का लेवल जो होगा ना वो देखो दो कॉजेज़ हैं। अगर हमारे पास इंसफिशेंसी जो है ना प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी मतलब कि आपका ECTH का लेवल जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन आपका जो है वो ग्लैंड जो है वो आपकी कॉर्टिसोल और ये सारे हार्मोन नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो अब ACTH तो हमारा पीछे से ज़्यादा आ रहा है ना, तो वो जो ACTH होगा ना वो हमारे पास मेलेनोकॉर्टिन को जो है वो स्टिमुलेट करेगा, रिलीज़ करेगा। अब मेलेनोकॉर्टिन जो होगा जब वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से मेलेनोसाइट बन जाएंगे, मेलेनिन बन जाएगा। मेलेनिन बन जाएगा तो पेशेंट की स्किन जो होगी ना क्रीसेस में डार्क होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम जो है ना वो आपके ऊपर से आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, अब ऊपर से जब प्रॉब्लम होगी तो आपकी ACTH का लेवल भी कम हो जाएगा। जब ACTH का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका
मेलेनोट्रोपिन की जो मेलेनोकॉर्टिन की जो एक्टिवेशन थी ना वो नहीं होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेलेनिन का लेवल कम हो जाएगा, पेशेंट को वर्टिलाइगो हो जाएगा। वो तकरीबन कोई 10% लोगों में इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ एड्रीनल इंसफिशिएंसी। सबसे पहले हमने कंफर्म करना है कि पेशेंट को एड्रीनल इंसफिशिएंसी है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, इस्टेब्लिश प्रेजेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा कॉर्टिसोल का लेवल देखते हैं, रैंडम प्लाज्मा कॉर्टिसोल का लेवल, ठीक है। तो रैंडम प्लाज्मा कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो हमारे जो इंसफिशेंसीज़ हैं, एड्रीनल इंसफिशेंसी, उसमें हमारे पास कम होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, ठीक है। ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, 250 माइक्रोग्राम्स ACTH देते हैं IM, ठीक है। 250 माइक्रोग्राम ACTH देते हैं IM, ठीक है। सही है, ACTH दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने कुछ मिनट बाद हमने कॉर्टिसोल और ACTH का लेवल हमने मेजर करना है, ठीक है, कि हमारे उसमें चेंज आया है। ACTH दोगे तो कॉर्टिसोल तो बनेगा, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि ACTH देने से कॉर्टिसोल में कुछ चेंजेस आती हैं कि नहीं, ठीक है। अब 0 मिनट में हमने क्या करना है कि हमारा 0 मिनट में हमने ACTH ज़्यादा दे दिया पेशेंट को, ठीक है, सही है। उसके बाद हम लोगों ने कॉर्टिसोल का लेवल भी हमारे पास कम है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जब आप 0 मिनट पे आपका कॉर्टिसोल का लेवल कम था, ठीक है, आपने ACTH दिया, 30 मिनट्स बाद देखा तो कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन इस पेशेंट में क्या होगा कि आपने 0 मिनट पे आपने देखा कॉर्टिसोल जो है वो कम था, ठीक है, जितना था उतना था, ठीक है। अब आपने जब 30 मिनट्स बाद देखा ACTH देने के बाद, तब भी आपके पास ये कम ही रहेगा, ठीक है, जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक पहली चीज़ देख लो कि मतलब आपके ACTH देने के बावजूद आपका कॉर्टिसोल का लेवल चेंज नहीं हो रहा। तो फर्स्ट ये आपने ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, और पहला आपका रैंडम प्लाज्मा कॉर्टिसोल था, ठीक है, फिर ACTH स्टिमुलेशन थी, ठीक है। फिर थर्ड आपने करना है प्लाज्मा रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक है, रेनिन और एल्डोस्टेरोन देख लेना है, ठीक है। देखो, अब आपने क्या करना है ना कि जब आपका ACT बेसिकली ना, जब आपका बॉडी में आपके सोडियम का लेवल जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, या बॉडी में पानी की कमी आना शुरू हो जाती है, या हमें वैसो कंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, तो हमारा रेनिन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो अब रेनिन जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं रिलीज़ होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, ठीक है। तो मतलब रेनिन रिलीज़ होता है तो उसके साथ एल्डोस्टेरोन मस्ट रिलीज़ होता है और उसका लेवल भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब रेनिन रिलीज़ हुआ है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो जो एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, वो अभी भी कम है, ठीक है। और ACTH भी देखो ACTH भी ज़्यादा है, रेनिन भी ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो वो है एल्डोस्टेरोन है वो अभी भी कम है, ठीक है। तो वो इंडिकेट करेगा कि आपकी कोई प्राइमरी कॉज है, ठीक है। प्राइमरी मतलब आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई मसला है, ठीक है। सेकंड ये होता है कि आपका ACTH जो है वो कम है, ठीक है, सही है, मतलब आपके पिट्यूटरी में कोई मसला था जिसकी वजह से आपका ACTH रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका रेनिन जो है वो ठीक है, और आपका एल्डोस्टेरोन जो है वो भी कम है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चीज़ हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। अच्छा, तो प्राइमरी के लिए आप क्या करते हो, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट देते हो कि आप प्राइमरी में आपका मसला बेसिकली ना आपका ग्लैंड के साथ मसला होता है ना, तो आप ACTH देते हो, तो ACTH ज़्यादा देने की वजह से आपके कॉर्टिसोल का लेवल चेंज नहीं होता, ठीक है। तो वो इंडिकेट करता है कि आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई मसला है, ठीक है। और दूसरे में आप क्या करते हो, अगर पिट्यूटरी में कोई मसला है तो MRI करा देते हो। इसके अलावा आप जो है वो अदर पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल दे देते हो कि आया उनमें तो कोई चेंज नहीं आई हुई, ठीक है, तो वो भी आप देख लेते हो, ठीक है। फिर फोर्थ जो आप क्या करते हो, मेजरमेंट ऑफ डाईहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन देखते हो, ठीक है, या एंडोस्टिनोडायोन देखते हो, ठीक है, उनका लेवल आप चेक करते हो। अगर ऑब्वियसली अगर उनका लेवल भी कम है, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग कहेंगे कि हाँ इस बंदे को एड्रीनल इंसफिशेंसी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये तो हमें पता लग गया कि एड्रीनल इंसफिशेंसी, अब हमने कॉज मालूम करनी है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि एड्रीनल इंसफिशेंसी की कॉजेज़ क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी था, ठीक है, प्राइमरी मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड इटसेल्फ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सही है, ग्लैंड में आपकी प्रॉब्लम थी प्राइमरी में, ठीक है। ओके, किस वजह से प्रॉब्लम हुई थी आपके एड्रीनल ग्लैंड में, ऑटोइम्यून हो सकती है, या आपका एड्स था, या आपका TB था, या आपका बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी थी, ठीक है,
या हमारे पास मैलिग्नेंसी वाटर हाउट फेडरेशन सिंड्रोम, तो इसको आपने मालूम करने के लिए क्या करना है, आपने ऑटो एंटीबॉडीज़ का लेवल देख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद एड्स है तो एड्स के लिए टेस्ट कर लोगे, टीबी है तो टीबी के लिए टेस्ट कर लोगे, इसके अलावा आप इमेजिंग करवा लोगे, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई एड्रीनल ग्लैंड का, ठीक है, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा एड्रीनल ग्लैंड में क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप स्क्रीनिंग कर लोगे फॉर अदर ऑटोइम्यून डिजीज़, मतलब अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से तो आपका ये लेवल कम तो नहीं हो गया ना, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि इसकी कॉज क्या है, ठीक है। अब अगर एक पेशेंट आया है ना आपके बाद एड्रीनल इंसफिशिएंसी के साथ, मतलब एड्रीनल क्राइसिस के साथ, ठीक है, तो वो आपका इमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है, और ये एक्यूट केस है, एकदम आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है ना, देखो इसमें आपने सबसे पहले आपने जो हमारा इमरजेंसी केस को आपने कैसे हैंडल करना है एड्रीनल क्राइसिस के, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने देना है वॉल्यूम डिप्लीशन जो है ना उसको आपने करेक्ट करना है कि जो आपकी बॉडी में वॉल्यूम की कमी है। क्यों वॉल्यूम की कमी है? क्योंकि आपका एल्डोस्टेरोन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सोडियम वाटर की रिटेंशन नहीं हो रही। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने नॉर्मोसैलाइन दे देना है, नॉर्मोसैलाइन इन्फ्यूजन लगानी है आईवी, ठीक है, और ताकि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए, आपका पल्स मेंटेन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में सवेर कैल्शियम की सोडियम की कमी है ना, तो उसमें आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने एकदम सोडियम चढ़ाते जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर आप सोडियम चढ़ाते नॉर्मली और कितना कम हो, अगर सोडियम सवेर सोडियम की कमी किसे कहते हैं, जब आप 125 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाए, ठीक है। तो अब आपने ऐसा कभी भी नहीं करना कि बस आप सोडियम चढ़ाते जाओगे तो आपका क्या होगा, पोंटैन डिमाइलिनेशन हो जाएगी। तो हम लोग कभी भी ऐसे नहीं करते, हम लोग पर डे हम लोग 10 मिलीमोल पर लीटर से कभी भी हम सोडियम का लेवल ज़्यादा नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं होता कि 125 है तो हम दिन में 150 तक इससे नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। मतलब हर दिन हम लोगों ने 10 इंक्रीज़ कराना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने रिप्लेस करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड को, ठीक है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिप्लेस करने के लिए आपने क्या करना है, देखो हमारी बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं है, ठीक है, हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एड्रीनल इंसफिशिएंसी है, ठीक है। तो उसको उसकी कंपनसेशन में हम हाइड्रोकॉर्टिसोन दे देंगे, ठीक है। अब हाइड्रोकॉर्टिसोन डे 1 पे हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे स्टैट विच इज़ 100, ठीक है, और 100 mg, ठीक है, और वो हम 4 टाइम्स अ डे देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो जब तक हमारा पेशेंट जो है वो मुंह से ओरल हाइड्रोकॉर्टिसोन लेने के काबिल नहीं होता, तब तक हम उसको जो है वो IM हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, ठीक है, और कितना देंगे, 50 to 100 QD देंगे 4 टाइम्स अ डे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वॉल्यूम एक्सपेंशन की है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने अच्छा वॉल्यूम एक्सपेंशन की है, वॉल्यूम एक्सपेंशन के बाद हम लोगों ने जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की रिप्लेसमेंट दी है। फिर इसके बाद हम लोग देंगे रिप्लेसमेंट ऑफ अच्छा कॉर्टिकोस्टेरॉइड की रिप्लेसमेंट दे दी, फिर आपने करेक्ट करना है मेटाबॉलिक जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अब पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया तो आप उसको 10% ग्लूकोज दे दो, उसका हाइपरकैलेसीमिया तो उसका वॉल्यूम हमने जो नॉर्मोसैलाइन दे रहे थे तो उससे आपको उसका हाइपरकैलेमीमिया भी कंट्रोल हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने अंडरलाइनिंग कॉज मालूम करनी है, पिट्यूटरी का मसला पिट्यूटरी को ठीक करो, एड्रीनल ग्लैंड का मसला एड्रीनल ग्लैंड को ठीक करो, कि कैंसर है तो आप उसको सर्जरी कीमो रेडियो वगैरह कर लो, ठीक है। अब पेशेंट जो है ना वो क्रोनिक कंडीशन का है, ठीक है, मतलब अगर उसको लॉन्ग टर्म आप अगर कोई ट्रीटमेंट दोगे तो वो क्या दोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप सबसे पहले आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट देनी है, उसमें आपने हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है, ठीक है, कितना देना है 15 to 20 mg डेली, ठीक है, वो आप हिस्सों में देते हो। 10 mg आप देते हो काम करने के वक्त, पेशेंट जब वॉक कर रहा होता है, ठीक है, और 5 mg जो है वो आप बेसिकली 3 बजे के टाइम पे दे देते हो, ठीक है। अच्छा सही है, तो ओरल कॉर्टिको हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हो। फिर मिनरल कॉर्टिकॉइड की कंपनसेशन में आप जो है वो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देते हो, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, और वो कितनी देते हो 0.05 से लेकर 0.5 ना 0.05 से लेकर 0.15 mg पर डे देते हो, ठीक है, कितना देते हो 0.05 से लेकर 0.15 mg पर डे देते हो, ठीक है, और एंड्रोजन की रिप्लेसमेंट में डाईहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन देते हो, ठीक है, कितना देते हो 50 mg पर डे देते हो, ठीक है। ये हमारा जो है एड्रीनल इंसफिशिएंसी पूरा हो गया, ठीक है। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।